Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you some topics of chapter 11 Science, Work and Energy class 9। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 का एक चैप्टर है, मैंने पहला वीडियो इसका बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं जो बेसिक चीज़ें मैंने वर्क से रिलेटेड बताया है। अब यहाँ पर देखिए वर्क जो होता है साइंटिफिकली उसका अमाउंट कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स, ऐसे कौन से फैक्टर है जिनमें अमाउंट ऑफ वर्क जो डन हुआ है वो डिपेंड करता है। तो वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर में उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर में वर्क डन होगा, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जितना ज़्यादा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा amount of work done be greater is the displacement of the body, greater will be the amount of work done। तो यहाँ पर देखिए पहला फैक्टर जो डिपेंड करता है, पहला फैक्टर जो होता है वो होता है फोर्स अप्लाइड, है ना। तो W वर्क डन, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए फोर्स जो अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए provided body is displaced in the direction of the force placed, okay। तो बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए, एक जिस प्लेस में रखा हुआ है उस प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। अगर फोर्स इधर मैंने लगाया है तो उसी डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस होना चाहिए। तो W वर्क डन होता है, ओके। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स आप लगाएंगे उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। मगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपको बताया है कि वर्क डन कब होगा, जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ओके। सेकेंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, सेकेंड, ये फर्स्ट वाला था, सेकेंड वाले में कितना वर्क डन डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डी से हम डिनोट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा रहेगा उस ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा उस पर वर्क डन हुआ है। सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। जैसे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक में हुआ 100 मीटर का, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पर देखिए 100 मीटर वाला जो है ज़्यादा वहाँ पर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने दो फैक्टर जान लिया कि वर्क डन जो होता है वो डिपेंड करता है, फोर्स पहला अप्लाई होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। यहाँ पर मैंने कंडीशन बताया कि बॉडी को डिस्प्लेस होना चाहिए अपने पोजीशन से, तो ये वर्क डन। हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो मेजरमेंट जो हम करते हैं वर्क का वो कैसे करते हैं, जब एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में लग रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में। मान लीजिए एक फोर्स F लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर में। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए पोजीशन में रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगाया जा रहा है, F फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ए है, और जब इस पे फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया और ऑब्जेक्ट का जो ये पोजीशन था ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल पोजीशन यहाँ पर क्या था, यहाँ था, है ना। अब फाइनल पोजीशन कहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये फाइनल पोजीशन हो गया। बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यहाँ पर बॉडी देखिए मूव कर रहा है कहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बॉडी मूव्स इन द, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, इधर है, तो बॉडी उधर मूव किया
और ये जो है आपका क्या इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन है, ए में है, और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर हम मान लेते हैं डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स एफ लग रहा है। अब देखिए इस पोजीशन में आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, ये भी मिल गया, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ डी, ये भी मिल गया, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी भी इधर मूव हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो वर्क डन जो होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर में, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वर्क डन ये होगा इक्वल टू फोर्स अप्लाई किया आपने F, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स मान लीजिए। यहां पर देखिए वर्क डन जो है उसको W से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, फोर्स क्या है F अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक हुआ तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुआ D। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा F इंटू डी, तो यहां पर लिख सकते हैं W इक्वल टू F इंटू डी, कई बुक में D के प्लेस में S भी लिखा हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए, आप D भी लिख सकते हैं और F भी लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको फोर्स मैग्नीट्यूड पता है कितना अमाउंट का फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट पता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, तो हमको पता है वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए वर्क का यूनिट क्या होगा, तो हमको सबसे पहले यूनिट फोर्स का पता करना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट क्या है, वी नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसको डिनोट किया जाता है एन से, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट को अगर हम यहाँ नोट करते हैं, राइट करते हैं, तो ये होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर, परंतु वर्क का यूनिट को हम डिनोट करते हैं एक डिफरेंट लेटर से, और वो लेटर होता है जे। आप बोलेंगे सर आपने जे क्यों लिखा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, तो वहां पर देखिए वो साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में है ना, JOULE जूल और जे, तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल इन द ऑनर ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। यहाँ पर यूनिट जूल किसको बोलेंगे, 1 जूल का डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, तो 1 जूल का चलिए डेफिनेशन निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ जो मैंने बनाया था। यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पोजीशन में, और ये पोजीशन ए है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, कितना फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का फोर्स लगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन इधर है फोर्स का। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया पोजीशन बी में, है ना। अब ये हो गया फाइनल पोजीशन, क्या हो गया फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ हुआ है वो है 1 मीटर का। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहाँ पर क्या मिला आपको 1 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको फोर्स भी मिल गया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो यहाँ पर देखिए W इक्वल टू क्या होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, या यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 जूल, है ना। तो 1 जूल क्या होगा, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन applied on an object and it displaces the object in the direction of force and the displacement is 1 meter, we say that the work done
इज 1 जूल। तो 1 जूल का वर्क कब होता है? जब 1 न्यूटन का फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगता है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है 1 मीटर के डिस्टेंस में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फाइनल पोजीशन जब ये आया तो आपने मेजर किया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर का। तो यहाँ पर देखिए आपने इसका डेफिनेशन भी बता दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जूल जो होता है बहुत ही स्मॉलर यूनिट होता है, इससे ग्रेटर यूनिट भी होते हैं, तो होता है किलो जूल। ठीक है, जैसे वेट का यूनिट ग्राम होता है, स्मॉलर होता है, उसके बाद केजी होता है ना। तो वैसे ही 1 जूल ये स्मॉलर यूनिट है। उसके बाद देखिए किलो जूल होता है और फिर मेगा जूल होता है ना, किलो जूल, मेगा जूल, और फिर होता है गीगा जूल। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। तो आप बोलेंगे सर ये किलो जूल का वैल्यू कितना होता है? चलिए मैं बता देते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 किलो जूल, ठीक है, ये होता है 10 to the power 3 जूल। 1 मेगा जूल, ये होता है 10 to the power 6 जूल। उसके बाद 1 गीगा जूल, ये होता है 10 to the power 9 जूल। ठीक है, तो ये ग्रेटर यूनिट होते हैं। अब यहाँ पर जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज वी डिस्क्राइब द वर्क ओनली विथ मैग्नीट्यूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।